तो हेलो दोस्तों, एक नई वीडियो आ चुकी है केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री की क्लास 3 है ये। और इसमें हमने बहुत अच्छी तरीके से बता रखा है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम और व्यू के लिए। तो अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा और नोट्स बनाते चलिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट जो होंगे आपके नोट्स होंगे। नोट्स के माध्यम से ही आप समय समय से इसको रिवाइज़ करेंगे ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको एग्ज़ाम में। ठीक है मेरे भाई, अच्छे से पेन कॉपी लेके बैठ जाइए और खा पी के मौज लो आराम से। ठीक है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? बहुत अच्छे होंगे, मज़े मार रहे होंगे और खुश होंगे। ठीक है, तो आज हम केमिस्ट्री की नई क्लास पढ़ने वाले हैं जो है केमिस्ट्री की क्लास 3। इससे पहले की क्लास में हमने, आपको पता होगा हमने क्या क्या पढ़ लिया है। इससे पहले क्लास में हमने ठोस स्टेट पढ़ लिया है, द्रव और गैस, 3 अवस्थाएं हमने पढ़ ली है बहुत अच्छी तरीके से, बहुत मज़ेदार तरीके से। और गैस से संबंधित जो आपके नियम हैं, यानी बॉयल्स लॉ, चार्ल्स का नियम और आदर्श गैस समीकरण के बारे में भी हमने अच्छे से जान लिया है, एकदम मज़े मज़े में। उनकी याद करने की ट्रिक भी मैंने आपको अच्छे से बता दी है कि कैसे कैसे उनको याद रखना है, ताकि एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना हो आपको बिल्कुल भी याद रखने में। ठीक है, आगे चलते हैं फटाफट। अगला स्टेप देखते हैं इसमें हम। अगला जो टॉपिक होगा वो होगा अवस्था परिवर्तन, यानी किसी वस्तु की अवस्था को हम कैसे चेंज करें। ठीक है, यानी इस चेंज इन स्टेट। ठीक है, चेंज इन स्टेट। अब देखो ज़रा अच्छे से पढ़ना है, बिल्कुल बढ़िया करके। केमिस्ट्री हम एनसीईआरटी को फुल कवर अप करेंगे अच्छे से, ताकि आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, अगर आप यहाँ से पढ़ रहे हो तो आपको किसी भी बुक से या किसी भी प्लेटफॉर्म से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और कॉपी में मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको नोट्स बनाने में कोई दिक्कत ना हो, आप यहाँ से अच्छे से हर चीज़ को, हर एक पॉइंट को समझ सकें। ठीक है मेरे भाई, ओके, चलते हैं फटाफट आगे। देखो पहली इसमें लाइन दी हुई है, इंपॉर्टेंट है। एक द्रव तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। एक द्रव तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। जैसे मान लो कि बर्फ़ है, इसकी ये अवस्थाएं हैं, बर्फ़, जल, वाष्प। ये ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, वाष्प अवस्था। ठीक, सॉरी, मतलब गैस अवस्था बोल सकते हैं। ठीक है, गैस, द्रव, ठोस। तो अगर हम बात करें कि एक द्रव हमने बात की पानी की, तो पानी को अगर हम जमा दें टेम्परेचर उसका क्या कम करके, तो वो ठोस में चेंज हो जाएगा। अगर उसका टेम्परेचर हम क्या रखें, नॉर्मल रखें, तो वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, फटाफट पानी पी के बैठ जाइए। अगर हम उसी ही द्रव को या उसी जल को अगर हम उसका टेम्परेचर बढ़ा दें, तो वही द्रव किसमें, वाष्प में चेंज हो जाएगा। तो उसको हम बोलते हैं उसकी गैस अवस्था। ठीक है, यानी एक ही है, यानी जल की ही बात हो रही है, और जल जो है हमारा तीनों फॉर्मेट में पाया जाता है। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं फटाफट। देखो, ठोस पदार्थ को गर्म करने पर उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। सिंपल सी बात है, बहुत ही साधारण सी बात है। ठोस पदार्थ को गर्म करने पर उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा में, जो भी उसके अणु होंगे अंदर, उसमें क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। अतः अणुओं की बंधन ऊर्जा कम हो जाती है। सिंपल सी बात है, बंधन ऊर्जा ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, क्योंकि उनके अणुओं में गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। ठीक है, यानी जिसने उनको बांध रखा है, ठीक है, वो कम हो जाएगी जब उनमें गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब गति बढ़ेगी तो उनमें बनने की जो शक्ति है वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। तो इस मतलब किसी भी जो ये वाला टॉपिक है, ये वाली लाइन है, इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है। ठीक है, जब हम किसी चीज़ को गर्म करेंगे, देखो जब मान लो कि हमने पानी गर्म किया, हमने पानी का पैन रखा, मतलब पानी रखा हमने किसी पैन में, नीचे गैस जला दिया, तो क्या होगा, जैसे जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, उसके अणुओं की क्या होगी, गति ऊर्जा बढ़ जाएगी। गति ऊर्जा बढ़ने मतलब क्या होगा, वो पानी वाष्प में चेंज होना, मतलब कि भाप बनना स्टार्ट हो जाएगा धीरे धीरे। और जब भाप बनेगा तो उनके बीच की जो बंधन ऊर्जा होगी वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। ठीक है, सिंपल सी बात है। आगे चलते हैं। इसके बाद अगला जो 3 स्ट्रक्चर यहाँ दिखाए गए हैं, पहला है ठोस, द्रव, गैस। ठोस को आपको पता है कि ठोस के अणु क्या होते हैं, बहुत पास पास होते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको इसमें ठोस को दिखा रखा है। ठोस को अगर हम क्या करें, ये देखो ज़रा, यहाँ 2 लाइन दी गई हैं, मतलब 2 लाइनें। एक तो है टेम्परेचर के बढ़ते क्रम में, अगर हम टेम्परेचर को ऐसे बढ़ाएंगे, यानी बढ़ता तापमान, अगर बढ़ता तापमान इस तरीके से है, तो अगर मैं बोलूँ कि घटता तापमान इस तरीके से है, तो अगर हम इस साइड से इस साइड चलेंगे, तो देखो ज़रा क्या है, बढ़ता तापमान। ठोस है,
टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो द्रव बन जाएगा, और बढ़ाएंगे टेम्परेचर तो गैस बन जाएगी। ऐसे घटता तापमान क्या होगा, गैस है कोई, गैस को हम उसके टेम्परेचर को घटाएंगे तो क्या होगा, ये द्रव फॉर्म में आ जाएगी। अगर इसी द्रव का हम टेम्परेचर और घटा देंगे तो ये बर्फ़ फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, पता होगा आपको, जब हम किसी पानी को फ्रिज में रखते हैं तो उसका टेम्परेचर घटता उसको ठोस में परिवर्तित कर देता है। ठीक है मेरे भाई, आगे चलते हैं। इसके बाद अगला चीज़ दी हुई है पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाएं इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। पदार्थ की अवस्थाएं दाब व ताप पर निर्भर करती हैं। पदार्थ की अवस्थाएं जो होती हैं वो दाब और ताप पर निर्भर करती हैं। द्रव के घटक कणों मतलब घटक कण ऐसे नहीं कि पता नहीं कौन से घटक आएंगे, कुछ नहीं है बात, ऐसे ही तो ऐसे लिखा हुआ है। द्रव के घटक जो भी कण है घटक में, घटक कणों के बीच दूरी के अंतर द्रव की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, जैसे देखो ज़रा द्रव की विभिन्न अवस्थाएं, इस पॉइंट को मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ। देखो, द्रव के घटक कणों के जो उनके द्रव के घटक कण हैं उनकी बीच की दूरी, जैसे मान लो कि ये कोई द्रव है, इसमें द्रव है यहाँ पे, इस तरीके से इनकी घटक कणों के बीच की दूरी ये है, और एक मैंने मान लिया ये वाला है। इनके घटक कणों के बीच की दूरी क्या है मेरे भाई, बहुत ही कम है, इस तरीके से है। ये इनकी बीच की दूरी है, ये वाली, और यहाँ पर दूरी कम है, बहुत ज़्यादा, यहाँ पर कम है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा है यहाँ पर। तो इससे ही इनकी जो स्टेट है या इनकी अवस्था है वो डिसाइड होती है। जिसके बीच में मान लो कि अगर इनके कणों के बीच की जो दूरी होगी वो ज़्यादा होगी तो ये पतला होगा। ये क्या होगा, पतला होगा द्रव, यानी पतला द्रव। अगर इनके बीच की जो घटक कण है, अगर उनके बीच की दूरी कम होगी तो ये क्या होगा, गाढ़ा द्रव होगा। जैसे मान लो कि ये पानी हो जाएगा आपका, ठीक है, और तारपीन का तेल देखा होगा आपने, तारपीन का तेल हो जाएगा। ऐसे ही गाढ़ा द्रव जैसे शहद हो जाएगी आपकी, या चीनी का पानी हो जाएगा, इस तरीके से। तो अलग अलग स्टेट है, पानी है, ये शहद है, तारपीन का तेल है, चीनी के, मतलब इनकी जो अवस्थाएं होंगी वो अलग अलग हो जाएंगी। अलग अलग होने का मतलब क्या है, उनकी द्रव की अवस्थाएं विभिन्न अवस्थाएं को डिसाइड करती है, उनके बीच की दूरी। ठीक है, उनकी बीच की दूरी क्लियर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं फटाफट। देखो ज़रा, ठोस है कोई, ठोस का अगर हम तापमान बढ़ाएंगे, कोई ठोस है उसका तापमान बढ़ाएंगे हम, तो ठोस के तापमान बढ़ने से उनकी कणों की गति भी बढ़ जाएगी। कणों की गति बढ़ेगी। कणों की गति कब बढ़ेगी, जब टेम्परेचर बढ़ेगा। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो कणों की गति बढ़ जाएगी। कणों की गति क्यों बढ़ रही, जब उनका आकर्षण बल प्रभावहीन होगा। जिस फोर्स ने उनको जकड़ रखा था वो क्या होएगा, वो एकदम से प्रभावहीन यानी इफेक्टिव नहीं रहा, वो एकदम से रिलीज़ होएगा। तो क्या जाएगा फिर इसके बाद, यही ठोस द्रव में चेंज हो जाएगा। यही ठोस किसमें, द्रव में चेंज हो जाएगा। ठीक है, जिस तापमान पर कोई ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाए उसी तापमान को बोलते हैं हम उसका गलनांक। ठीक है, गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं उसको। हर चीज़ अच्छे से समझानी है तुमको, क्लियर। जिस तापमान पर कोई ठोस द्रव अवस्था में चेंज हो जाए उसको बोलते हैं उसका गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट। आगे चलते हैं फटाफट, यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से, सभी चीज़ें क्लियर होती जा रही हैं। ठीक है मेरे भाई, अगला पॉइंट है वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लग जाए। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लग जाए उसे द्रव का बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं या क्वथनांक कहते हैं। सिंपल सी बात है। देखो, वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर कोई द्रव उबले, मतलब कि कोई द्रव है, अभी पानी है, अगर उस पर हम क्या करेंगे, उसको हम अगर उसको हम तापमान, मतलब उसका हम तापमान वह डिसाइड करेंगे जिस पर वो उबलने लग जाए। तो सिंपल सी बात है, जिस तापमान पर कोई द्रव गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाए तो वो उसका क्या बनेगा, उसे बोलते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं उसका हम, बॉइलिंग पॉइंट, यानी उसका क्वथनांक। क्वथनांक का मतलब होता है कि कोई द्रव भाप में चेंज कब हो रहा है। जैसे हमने मान लिया कि पानी है, पानी के लिए बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस हमें पता है कि पानी को अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस पर उबालेंगे तो ये पानी भाप अवस्था में परिवर्तित होने लगेगा धीरे धीरे और ख़त्म हो जाएगा। ये है डिग्री सेल्सियस में, है क्या है केल्विन में, यानी हम
हमने डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने के लिए हम 100 में प्लस 273 जोड़ देंगे। ठीक है, 273 जोड़ देंगे, वो ऑटोमेटिक इसमें केल्विन में चेंज हो जाएगा। 273 प्लस 100 कितना हुआ, 373 केल्विन। आगे चलते हैं, इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं। नोट्स भी अपने साथ साथ बनाते रहना, ऐसा ना हो कि आप सिर्फ यहाँ देख रहे हो, अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे तो रिवाइज़ कैसे करोगे। ठीक है, रिवाइज़ करने के लिए नोट्स बहुत ज़रूरी है, तभी मैं अपने नोट्स से आपको डायरेक्ट पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, यानी कोई पॉइंट आपसे मिस नहीं होगा, या कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होगा एग्ज़ाम में। द्रव की गैस अवस्था पर अत्यधिक दाब, देखो एक अच्छा पॉइंट है। द्रव की गैस अवस्था पर अत्यधिक दाब आरोपित करने से उसके घटक कणों के बीच की दूरी कम हो जाती है। द्रव की गैस अवस्था पर अत्यधिक दाब आरोपित करने से, द्रव की गैस अवस्था पर अत्यधिक दाब आरोपित करने से उसके घटक कणों के बीच की दूरी कम हो जाती है, जिससे गैस द्रव में परिवर्तित हो जाती है। देखो जरा कितना अच्छा पॉइंट है ये, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में। मान लो कि द्रव की कोई गैस अवस्था है, मान लो कि जैसे हमारा एलपीजी गैस है, उसको हम सिलेंडर में देखा होगा आपने कि वो हमेशा द्रव अवस्था में होती है। अगर उसको ऊपर से उसको खोल दिया जाए तो वही द्रव गैस में चेंज हो जाएगा, और अंदर का जो प्रेशर होता है, जो दाब होता है वो बहुत हाई होता है मेरे भाई। अंदर का जो प्रेशर होता है वो बहुत हाई होता है। द्रव की गैस अवस्था पर अत्यधिक दाब, फिर दोबारा से अगर उसी गैस को इकट्ठा करके हम क्या करें, बहुत अत्यधिक दाब आरोपित करने से उसके घटक कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी, जिससे वह दोबारा गैस क्या होगी, द्रव में चेंज हो जाएगी। बस ये था, एक छोटा सा पॉइंट था जो कि आपको समझाना था। अगला पॉइंट देखते हैं। क्वथनांक अपने बॉइलिंग पॉइंट पर व वाष्पीकरण अपने बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर होता है। देखो ज़रा, क्वथनांक अलग है और वाष्पीकरण अलग होता है। जो क्वथनांक होता है वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पर होता है, यानी कोई द्रव है, उसका बॉइलिंग पॉइंट का वो किसे बोलते हैं, जिस पर वो द्रव अवस्था से गैस में परिवर्तित हो जाता है, तो उसको बोलते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन वाष्पीकरण एक अलग चीज़ होती है। वाष्पीकरण अपने बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर होता है। ऐसे नहीं कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वाष्पीकरण सेम प्रोसेस है, क्वथनांक और वाष्पीकरण सेम प्रोसेस है, तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। वाष्पीकरण अलग होता है और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो अलग होता है। ठीक है, वाष्पीकरण के बारे में हम बात करेंगे बायोलॉजी में अच्छे से, बहुत डिटेल में। ठीक है, आगे चलते हैं इसके बाद हम। ठीक है, ओके, अगला पॉइंट देखते हैं इसके बाद फिर केमिस्ट्री में ही, इसी में देखो। एलपीजी सिलेंडर में पेट्रोलियम गैस को अत्यधिक दाब पर संपीड़ित द्रव अवस्था में रखा जाता है। क्लियर है ना, यानी जो एलपीजी सिलेंडर में होते हैं ना, आपने देखे होंगे आपके घरों में यूज़ होते हैं, उनमें पेट्रोलियम जो भी अंदर गैस भरी होती है, ठीक है, उस गैस को हाई प्रेशर पर संपीड़ित करके, मतलब कि उसको हाई प्रेशर डाल देंगे, उस पर इतना प्रेशर डालेंगे कि जो गैस के कण होंगे वो पास आके किसमें, एक लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएंगे। तो उसको हम किसमें, गैस में, उसके किसी बर्तन में या किसी सिलेंडर में उसको हम भर देंगे। लेकिन जो आपका प्रेशर होगा वो हाई होना चाहिए, बहुत हाई प्रेशर पे ही ऐसा होता है, तभी तो गैस जो होगी उसके कणों के बीच की दूरी कम होते होते क्या हो जाएगा, वो एक लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। ठीक है, दोबारा अगर हम प्रेशर हटा देंगे तो ऑटोमेटिक किसमें, गैस में चेंज हो जाएगा, दोबारा किसमें, गैस में चेंज हो जाएगा। इसी जैसे आपका सिलेंडर वगैरह है, इसी पर ही बेस्ड है सारे। ठीक है भाई, आगे चलते हैं इसके बाद। देखो, ठोस CO2 जब वायुमंडलीय दाब, ठोस CO2 क्या होता है, इसे बोलते हैं हम ड्राई आइस। क्या बोलते हैं इसको हम, ड्राई आइस। ठोस CO2 जब वायुमंडलीय दाब मतलब 1 atm पर हो, तो वायुमंडलीय दाब कितना होता है हमारा, 1 atm, इसे बोलते हैं हम वायुमंडलीय दाब, 1 atm। ठोस CO2 या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जब वायुमंडलीय दाब पर हो तो वह द्रव अवस्था में आए बिना ही गैस अवस्था में बदल जाती है। किसमें, द्रव अवस्था में आए बिना ही गैस अवस्था में बदल जाती है। इसे ड्राई आइस या सूक्ष्म बर्फ़ कहते हैं। ज़रा समझ लो इसको भी। अच्छा, देखा होगा आपने कि कुछ आग बुझाने वाले होते हैं सिलेंडर, इस तरीके से होते हैं। इसमें भी एक रिएक्शन होती है
रिएक्शन होने पर कोई केमिकल, एक केमिकल ऊपर होता है, कुछ केमिकल नीचे होते हैं इसमें। तो जब ऊपर का पिन निकालते हैं तो जो ऊपर वाला होता है हमारा, बताऊंगा मैं आपको आगे चल के क्या होता है केमिकल। जो केमिकल ऊपर होता है ये वाला, इस लिक्विड फॉर्म में या इसमें इसकी रिएक्शन हो जाती है। जैसे ही ये ऊपर से पिन को हटाएंगे हम, ये नीचे गिर जाएगा इसमें, और लिक्विड फॉर्म में मतलब कि ये जो केमिकल होगा वो इसमें नीचे गिर जाएगा। जैसे ये नीचे गिरेगा तो इसमें से बहुत सारी क्या निकलती है, CO2 गैस निकलती है। बहुत सारी क्या निकलती है, CO2 गैस, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है, अगर इसी गैस को हम अपने हाथ में इकट्ठा ऐसे इकट्ठा कर लें तो एक बर्फ़ फॉर्म में चेंज हो जाती है, बर्फ़ के फॉर्मेट में बन जाती है। जैसे कोहरा नहीं तो कोहरा होता है, इस तरीके से देखा होगा आपने। जब भी कहीं गैस वगैरह या आग वगैरह लगती है तो इसी गैस सिलेंडर से हम जब आग को बुझाते हैं तो वाइट वाइट से निकलती है अंदर से। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि लिक्विड फॉर्म में चेंज हुए बिना ही किसमें, गैस फॉर्मेट में चेंज हो जाती है। यानी गैस में चेंज हो जाएगी मेरे भाई, गैस में चेंज हो जाएगी और जो आपकी आग होगी वो बुझ जाएगी। आगे चलेंगे इसके बाद हम ठोस क्या है, CO2 है, दाब कितना है 1 atm, क्या करेगी एक द्रव अवस्था में आए बिना ही ये किसमें, गैस अवस्था में बदल जाएगी। इतना ही है यहाँ पर लिखा हुआ। ठीक है, थोड़ा सा नोट है, इस नोट को भी आप ध्यान से अच्छे से देखेंगे। अब तक हमने द्रव की 3 अवस्थाएं पढ़ ली हैं। पहली अवस्था थी आपकी ठोस, उसके बाद द्रव, फिर गैस। 3 अवस्था हमने पढ़ ली हैं, जो उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो भी हमने पढ़ लिए हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे, इसमें द्रव की 2 अन्य अवस्थाएं होती है। द्रव की 2 अन्य अवस्थाएं भी होती हैं, जिसमें से एक है आपका प्लाज्मा और दूसरा है आपका बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, BEC, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। पहला है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट या दूसरा मान लो पहला है आपका प्लाज्मा। ठीक है, ये 2 अन्य अवस्थाएं हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन भर भर के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये वाला पॉइंट भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, चलो देखते हैं आगे फटाफट कि प्लाज्मा क्या है। द्रव की 2 अन्य अवस्थाएं हैं। पहली है प्लाज्मा। प्लाज्मा अगर हम बात करें प्लाज्मा की तो ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में प्लाज्मा ही होता है। ब्रह्मांड की बात करें अगर, ब्रह्मांड में सबसे अधिक क्या होता है, प्लाज्मा पाया जाता है। और प्लाज्मा के कण जो होते हैं ना, वो हाई ऊर्जावान होते हैं और हाई उत्तेजित होते हैं। या मैक्सिमम ऊर्जा होती है किसमें, प्लाज्मा के कणों में, और मैक्सिमम उत्तेजित होते हैं कौन, प्लाज्मा के कण। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। इसमें ठोस द्रव गैस के अणु से भिन्न, मतलब कि जो आपकी गुण उसमें ठोस द्रव गैस में होते हैं, ठीक है, जो गुण आपके ठोस द्रव गैस में होते हैं उनसे भिन्न, उनसे अलग है इसके गुण, किसके, प्लाज्मा के। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। प्लाज्मा के कण आयनीकृत होकर गैस के रूप में, प्लाज्मा के कण आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। अब देखो ज़रा, इसमें एक अलग चीज़ है, गैस के रूप में तो होते हैं लेकिन आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। ये नियोन बल्ब में होता है, ये नियोन बल्ब में होता है। और एक यानी नियोन बल्ब क्या होता है, नियोन बल्ब में होता है नियोन और प्लाज्मा, नियोन प्लस प्लाज्मा। अगर किसी बल्ब में इसको फिलअप किया जाए, नियोन के साथ होता है क्या, प्लाज्मा। एक होता है फ्लोरेसेंट ट्यूब। ठीक है, फ्लोरेसेंट ट्यूब, ये बोलते हैं हम CFL। देखो आप बल्ब वगैरह जो होते हैं ना, CFL वगैरह होती है फ्लोरेसेंट ट्यूब, या ट्यूबलाइट बोल सकते हैं उसको हम। ट्यूबलाइट होती है गोल गोल सी होती है नहीं, उसको बोलते हैं हम फ्लोरेसेंट ट्यूब। उसके ट्यूब के अंदर पारे के साथ प्लाज्मा भरा होता है, या पारे के जगह बोल सकते हैं हम हीलियम गैस के साथ भी प्लाज्मा भरा होता है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके RRB एग्ज़ाम में कि फ्लोरेसेंट ट्यूब के अंदर प्लाज्मा के साथ कौन सी गैस भरी होती है, कौन सी गैस भरी होती है मेरे भाई। ऑप्शन दे देगा वो हीलियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। इस तरीके से आपको 4 ऑप्शन दे देगा, जिसमें सही अब क्या होगा आपका, हीलियम गैस। कौन सी गैस होगी, हीलियम गैस। समझ गए ना इस चीज़ को, इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं बारीकी से। तो हर चीज़ जो हर पॉइंट है हमें अच्छे से पढ़ना है, बिल्कुल डीप तरीके से।
अच्छे अंदर तक, ठीक है। अभी हम बात करें प्लाज्मा की, ठीक है। 2 पॉइंट है इसके, ये नियॉन बल्ब में होता है, नियॉन बल्ब के साथ प्लाज्मा भरी जाती है, और जितने भी ट्यूबलाइट वगैरह थी पहले की उसमें पारे के साथ या प्लाज्मा, गैस की बात करें हम तो हीलियम गैस के साथ प्लाज्मा भरा होता है। क्लियर। अगला पॉइंट देखते हैं, यह पदार्थ आयनीकृत होकर चमकते हैं। हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि सूर्य व तारों की चमक भी इसी से होती है। ऐसा बोल सकते हैं हम, क्योंकि प्लाज्मा है, इसमें आयंस होते हैं बहुत सारे, प्लाज्मा है इसमें आयंस होते हैं, तो आयंस क्या होते हैं, अपने आप में आवेशित होकर चमकने लगते हैं, ठीक है, चमकने लगते हैं आयनीकृत होकर, आयनीकृत होकर। मेरे भाई समझ गए ना इस पॉइंट को, ठीक है। अगला है इसमें, प्लाज्मा हमने पढ़ लिया है, अगला पढ़ेंगे हम बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, BEC। यह है एक द्रव अवस्था की 5वीं अवस्था, BEC, BEC। थोड़ा देख लेते हैं इसको भी, इसमें क्या क्या है। नाम इसका 2 वैज्ञानिकों के नाम पर दिया गया है, एक सत्येंद्र नाथ बोस, एक है अल्बर्ट आइंस्टीन। और ये दोनों क्वेश्चन भी रेलवे में पूछे गए हैं कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट किन 2 वैज्ञानिकों के नाम पर दिया गया है। तो ये दिया गया है सत्येंद्र नाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन, सत्येंद्र नाथ बोस। देखो देख जान लेते हैं, वायु के घनत्व से या वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम टेम्परेचर पर ठंडा करने से BEC तैयार होता है। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, वायु के घनत्व, जितना भी हमारा वायु की जो डेंसिटी है उसके 1,00,000वें भाग अपॉन में हम जितना भी घनत्व होगा हमारा इसका वायु का, उसके 1,00,000वें भाग जितने घनत्व वाली गैस, अगर मान लो कि वायु का घनत्व कितना है, वायु का घनत्व कितना है, मान लो, समझाने के लिए बता रहा हूँ, मान लो कि वायु का जो घनत्व है कितना है, वो मान लो कि ये है 100 मान लो, तो इसके 1,00,000वें भाग, 1,00,000वें भाग, 1,00,000वें भाग यानी इसको ऐसे कर लेंगे, जिसका घनत्व इसका 1/1000 होगा। इस गैस की बात हो रही है, इस गैस की बात हो रही है, ठीक है। इस गैस को क्या करेंगे हम, बहुत ही कम टेम्परेचर पर ठंडा करेंगे। ठंडा करने पर जो हमें मिलेगा उसे बोलते हैं BEC। क्या बोलते हैं उसको, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ये इसकी तीसरी अवस्था हो जाएगी। क्लियर। देखो जरा, 2001 में एरिक एन कॉर्नेल, उल्फगैंग कैट्रेल या कार्ल ई वेमन, ठीक है, इन तीनों वैज्ञानिकों को BEC अवस्था प्राप्त करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था, 2001 पे पूछा जा सकता है, तो इसलिए इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान रखोगे। क्लियर मेरे भाई, ये क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा जा सकता है। आगे चलें फटाफट, कोई परेशानी तो नहीं है, अब आगे चलते हैं। थोड़े से इसमें फैक्ट हैं जो मैंने लिखे हैं, वो फैक्ट को हम देख लेते हैं, पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे फटाफट, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे और फटाफट देख लेंगे, क्योंकि हमने जो द्रव की जो अवस्थाएं हैं हमने अच्छे से पढ़ ली है यहाँ पर, ठीक है। आगे चलते हैं फटाफट। देखो फैक्ट है, फटाफट इसको लिखते जाएंगे, इंपॉर्टेंट है सभी, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। देखो ज़रा, सिंपल सी बात है, नाखून की पॉलिश हटाने वाला द्रव कौन सा है। ये सभी क्वेश्चन जो भी यहाँ लिखे हुए हैं सारे एग्जाम में पूछे जा रखे हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर के कोई क्वेश्चन वगैरह हैं जो पूछे जा रखे हैं, ठीक है। पहला है इसमें पॉइंट, ये पहला फैक्ट है, साफ दिख रहा है ना, ठीक है, थोड़ी चमक बढ़ा लो, ठीक है। तो नाखून की पॉलिश हटाने के लिए हम किस द्रव का यूज़ करते हैं, एसीटोन का। किसका यूज़ करते हैं, एसीटोन। देखा होगा आपने, जो लड़कियां वगैरह होती हैं ना, नाखून के अलग अलग प्रकार की नाखून पॉलिश लगा के रखती हैं, आज अलग तरीके की, कल अलग तरीके की, परसों अलग तरीके की, ठीक है भाई, देखा होगा आपने। तो आप सोचते हो कि ये आज नाखून पॉलिश कुछ और लगी हुई है यार, कल कुछ और थी, परसों कुछ और थी, अलग अलग। तो इसका कारण यही है कि वो अलग अलग चेंज कर सकती हैं, वो अपने मन मतलब मर्जी से नाखून पॉलिश की जो पॉलिश लगी होती है उसको हटा सकती हैं, ठीक है। नाखून की पॉलिश यानी इसको, अगर जैसे आज हम गए, आज हमने अलग कलर की, लाल कलर की नेल पॉलिश लगा रखी है, तो हमने क्या किया,
कि जब हम घर आए तो हमने एसीटोन की मदद से उस सभी नेल पॉलिश को हटा दिया। जैसे ही रखेंगे वो अलग से फूल के एक साइड हो जाएगी, ठीक है। तो उसमें अगले दिन क्या करेंगे, हम दूसरी नेल पॉलिश लगा लेंगे। तो यही के कारण है, ठीक है। आगे बात करेंगे, अगला पॉइंट है वाष्पीकरण जो होता है वो शीतलन के कारण होता है। वाष्पीकरण जो होता है वो शीतलन के कारण होता है, ये फैक्ट हैं आपके। अगला फैक्ट है सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण क्या है, उच्च तापमान। उच्च तापमान, हाई टेम्परेचर। सितारों में या तारों में प्लाज्मा बनने का कारण क्या है, हाई टेम्परेचर। अगला पॉइंट है जब पदार्थ प्लाज्मा अवस्था में होता है तब इसका कण आयनीकृत गैस के रूप में होती है। ये हमने पढ़ लिया है पहले ही, ये हमने पॉइंट जो लिखे हुए हैं पढ़ रखे हैं, ठीक है, पीछे पढ़ रखे हैं। कुछ कुछ आगे पढ़ेंगे हम, क्योंकि जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे मैंने सभी यहाँ डाल रखे हैं, ठीक है। तो आपको कहीं से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओके। तो जब पदार्थ प्लाज्मा अवस्था में होता है तब इसका कण या तब इसके कण आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। अगला पॉइंट है फ्लोरेसेंट ट्यूब। ट्यूबलाइट के अंदर कौन सी गैस भरी होती है, हीलियम गैस, ये पढ़ा रखा है मैंने। कौन सा पदार्थ फ्लोरेसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब में उपस्थित गैस की प्रकृति के आधार पर एक विशेष रंग के साथ चमकता है, मैंने बता रखा है आपको, प्लाज्मा, ठीक है। और ये जो रंग है वो डिपेंड करता है कि उसके साथ कौन सी गैस है। ये कलर होगा किसका, देखा होगा आपने, कोई ट्यूबलाइट हरे रंग की होती है, कोई नीले रंग की होती है, कोई वाइट रंग की होती है। तो ये जो कलर होता है उसका, वो उसके अंदर कौन सी गैस भरी हुई है वो इस पे डिपेंड करता है। और गैस चमकाता किसको है, प्लाज्मा को। गैस चमकाता किसको है, प्लाज्मा को, ठीक है मेरे भाई। आगे चलते हैं फटाफट। अगला पॉइंट है प्लाज्मा के कारण ही सूर्य व तारों में चमक होती है, ठीक है। तो इसको ऐसे याद रखेंगे फैक्ट वाइज। अगला पॉइंट है इंपॉर्टेंट है वायु के घनत्व के 1,00,000वें, ये हमने पढ़ रखा है, 1,00,000वें भाग जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत कम टेम्परेचर पर ठंडा करने से BEC प्राप्त होता है। BEC बोस आइंस्टीन कंडेंसेट प्राप्त किया जाता है, ठीक है। ये जो कि द्रव की 5वीं अवस्था है, क्लियर। आगे हम बात करेंगे वायुमंडलीय दाब पर वायुमंडलीय दाब पर बर्फ़ का गलनांक कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। वायुमंडलीय दाब पर बर्फ़ गलना स्टार्ट किस पे हो जाती है, 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर। 0 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्थाएं ठोस अवस्था और द्रव अवस्था में दोनों में हो सकती हैं। मान लो कि कोई बर्फ़ है, अगर वो बर्फ़ होगी तो वो इसका टेम्परेचर कितना होगा, 0 डिग्री होगा। अगर हम बर्फ़ जो होगी ठोस अवस्था से किसमें मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, तब भी जो द्रव का टेम्परेचर होगा वो तब भी कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस होगा, क्लियर। आगे हम बात करेंगे दाब बढ़ने पर बर्फ़ का गलनांक क्या होगा, सिंपल सी बात है, दाब बढ़ने से बर्फ़ का गलनांक क्या होगा, घटेगा भाई, घटेगा। देखा होगा आपने, दाब बढ़ाएंगे तो बर्फ़ का गलनांक क्या होगा, बर्फ़ गलना कम हो जाएगी। बर्फ़ गलना, अगर हम प्रेशर बढ़ा देंगे, मान लो कि हमने बर्फ़ रखी किसी डिब्बे के अंदर या किसी चीज़ के अंदर हमने बर्फ़ रखी, उसको अगर हम प्रेशराइज़ कर देंगे, बिल्कुल प्रेशर को बढ़ाते चले जाएंगे, तो जो उसके अणु होंगे या जो उसके कण होंगे उनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, कम होती चली जाएगी। और कम होगी तो वो द्रव अवस्था में चेंज नहीं होंगे, वो ठोस अवस्था में ही रहेंगे, होंगे तो बहुत कम होंगे, ठीक है। इसीलिए हम बोल रखे हैं यहाँ पर उसका जो गलनांक होगा वो घट जाएगा। वह अशुद्धि मिलाने पर भी बर्फ़ का गलनांक कम हो जाता है। देखा होगा आपने, हमारे नगर की या गांव की गलियों में जब कोई बर्फ़ बेचने वाले देखोगे आपने, आते होंगे, तो जो बर्फ़ बेचने वाले पहले आते थे, अब तो खैर इलेक्ट्रॉनिक वाले लेके आते हैं, अपना वो सिस्टम से जो होता है उनके पास, जिसके अंदर बर्फ़ रखते हैं। पहले जो लेके आते थे वो क्या करते थे, चारों तरफ बर्फ़ रखते थे लगा के, चारों तरफ क्या करते थे, वो बर्फ़ लगा के रखते थे अपने पेटी के अंदर, और उस बर्फ़ में वो नमक मिलाते थे। क्या मिलाते थे, नमक। इसी नमक को ही अशुद्धि बोल सकते हैं हम। नमक मिला देते थे, नमक मिलाने से बर्फ़ जो होगी वो ऑटोमेटिक गलना कम हो जाएगी। चाहे तो प्रैक्टिकल करके देखना, फ्रिज में से बर्फ़ निकालना, उसमें थोड़ा नमक मिला के रख देना, और एक साइड में सिंपल बर्फ़ रखना बिना नमक वाली, देखना जल्दी कौन गलता है, ठीक है। आगे चलते हैं।
अच्छा जी, बस इतने रखेंगे आज हम। निश्चित ताप पर द्रव गैस या वाष्प में बदल जाता है, उसे क्वथन या वाष्पन कहते हैं। निश्चित ताप पर या निश्चित ताप जिस पर द्रव, वह ताप जिस पर द्रव गैस की अवस्था, दोनों गैस या वाष्प एक सेम है, बदल जाता है, उसे हम क्वथन कहते हैं या वाष्पन कहते हैं। हमने पहले पढ़ लिया है। लेकिन उस निश्चित ताप को क्या कहते हैं हम? क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, पढ़ रखा है हमने। अगला पॉइंट है द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। क्वथनांक क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट। उसका बॉइलिंग पॉइंट कब बढ़ेगा? जब हम दाब बढ़ा देंगे या अशुद्धि मिला देंगे। ठीक है, देखा होगा आपने, किसी पानी में अगर थोड़ा नमक डाल देंगे तब भी जल्दी उबलेगा, नमक डालेंगे तब भी जल्दी उबलेगा। देखा होगा आपने कुकर में क्या होता है, अगर दाब बढ़ेगा वो जल्दी पक जा, खाना बन जाता है। किसमें? कुकर में। कुकर के अंदर दाब क्या होता है, वो बढ़ता चला जाता है। ठीक है मेरे भाई, इतना रखेंगे आज की वीडियो में, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी है। ठीक है, इतना रखेंगे, फटाफट मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, मौज लो खा पी के।